हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? मजे में होना, पढ़ रहे होना, पढ़ते रहना चाहिए और मजे में रहना चाहिए। दिस इज सुशांत, योर फिजिक्स टीचर। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इंडियाज अमेजिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दैट इज फिजिक्स वाला, राइट? आई होप सब लोग सही होंगे, मजे में होंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा डर भी आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी आने वाली एग्जाम पास में आ रही है, एक एक दिन जो है, एक एक वीक, एक एक महीना ये जो है वो फास्टली निकल रहा है और हमारे हाथ में वक्त बहुत कम बचा है। जैसे मान लो दिसंबर तक आप पढ़ पाओगे, नवंबर दिसंबर तक पढ़ पाओगे, बाद में आपके प्रैक्टिकल्स, ये वो सारी चीजें। लेकिन यही डर भगाने के लिए आपके लिए पीडब्ल्यू लेके आया है एकलव्य 2.0 बैच, जो जिसने पिछले साल भी हाहाकार मचाया था और जो इस साल भी हाहाकार मचाने वाला है। बच्चे जो है बेटा बिल्कुल भी कौन से भी एंगल से आने वाले बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं और साथ साथ सीईटी को भी नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि आपके साथ है बेटा पीडब्ल्यू, और पीडब्ल्यू ने लाया है आपके लिए एकलव्य 2.0 बैच, राइट? तो आप यहां पे देख सकते हो बच्चा, एकलव्य 2.0 पिछले साल का जो था बेटा, दैट इज एकलव्य, ओके, एंड दिस इज व्हाट 2.0 फॉर द महाराष्ट्र एचएससी 12th बोर्ड, ओके। अब डेफिनेटली जो सीईटी है बेटा वो इसी बोर्ड के कंसेप्ट पे ही डिपेंडेंट होती है। तो अगर आपने ये क्लासेस अच्छे से कर लिए तो आप समझ लो सीईटी के भी आप करीब पहुंच सकते हो, बस थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे रह जाता है, राइट? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहां पे हम देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स, राइट? देखते हैं हम यहां पे क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे बेटा काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसके एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, फिर हम बैंकिंग ऑफ रोड देखेंगे, ओके, फिर हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन और बाद में हम देखेंगे रोलिंग मोशन, ओके। मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता दूं की यहां पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इथे आपण काय काय बघणार आहोत एकदा मी तुम्हाला हे क्लिअर करून देतोय। कायनामेटिक्स आणि डायनामिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण जे अँग्युलर वेलोसिटी आहे, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे, है ना, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण तिथे क्लिअर करणार आहोत आणि डायनामिक्स मध्ये सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स कव्हर करणार आहोत। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तुम्हाला आइडिया असेलच आणि त्याचे एप्लीकेशन, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक व्हीकल है वो हॉरिजॉन्टल ट्रैक से गुजर रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक से गुजर रही है, तो उसके ऊपर कितना सेंट्रिपिटल फोर्स होगा या फिर मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ये सारी चीजें। उसी के साथ साथ डेथ वेल हो गया, फिर हमारा बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कोनिकल पेंडुलम, उसके बाद आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो सारी चीजें। कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें क्लियर करवाई जाएगी। और रोलिंग मोशन इट्स अ सेपरेट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, राइट? तो अगर जिसने ये चैप्टर कर डाला उसका लाइफ झिंगा लाला, राइट? चलो बघूया आपण पहिला कन्सेप्ट दॅट इज व्हॉट इंट्रोडक्शन, बरोबर? आता इंट्रोडक्शन मध्ये आपण डेफिनेटली टेक्स्टबुकच्या हिशोबाने जाणार, त्याच्यामध्ये काही दुमत नाहीये, कारण आपली ही जी बॅच आहे एकलव्य 2.0 दॅट इज 12th बोर्ड टार्गेट, राइट? तर डेफिनेटली याच्यामध्ये तुम्हाला मी दोन कन्सेप्ट सांगणार आहे इंट्रोडक्शन मध्ये। काय डिफरन्स बिटवीन रिव्हॉल्युशन आणि रोटेशन, म्हणजे रोटेशन काय आणि रिव्हॉल्युशन काय हे तुम्हाला कन्सेप्ट सांगणार आहे मी इथे, बरोबर? तर पहिला मी तुम्हाला सांगेन रिव्हॉल्युशन, है ना? काय असतं बेटा रिव्हॉल्युशन? जर एखादी ऑब्जेक्ट एखाद्या ऍक्सिसच्या अराउंड फिरत असेल आणि ती ऍक्सिस त्या बॉडी थ्रू जात नसेल, वेगळीकडून जात असेल, तर त्याला म्हणायचं रिव्हॉल्युशन. When an object is performing circular motion around about an axis which is not passing through it. For example बघा, तुम्हाला माहिती आहे काय की सनच्या अवतीभोवती कोण फिरते बेटा? पृथ्वी फिरते, बरोबर आहे? तर पृथ्वीची जी डायरेक्शन आहे ती अशी राहणार आहे, से येस ऑर नो, है ना? पृथ्वीची जी डायरेक्शन आहे ती कशी राहणार आहे? अशा प्रकारे राहणार आहे, बरोबर? मग मला सांगा, पृथ्वी ज्याच्या भोवती फिरते त्याची ऍक्सेस ऑफ रोटेशन पृथ्वी मधून पास होत आहे की पृथ्वीच्या बाहेरून पास होत आहे? पृथ्वीच्या बाहेरून पास होत आहे. म्हणजे सरळशी गोष्ट आहे बेटा, हे आहे तुमचं सन आणि ही आहे तुमची अर्थ. तर डेफिनेटली अर्थ जी आहे ती ह्या ऍक्सिसच्या अबाउट फिरत आहे, बरोबर? जी ऍक्सिस अर्थ मधून पास नाही होत आहे, दुसऱ्या म्हणजे अर्थ पासून वेगळ्या पॉइंट वरून पास होत आहे, याला म्हणायचं काय आपण? रिव्हॉल्युशन. ठीक आहे,
तर रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय, सरळ मी इथे लिहून घेणार. इफ एन object moving around an axis which is not passed through it. ओके, याला काय म्हणायचं आपण, रिव्हॉल्युशन म्हणायचं. बरोबर, हे काय आहे तुमचं रिव्हॉल्युशन. आणि रोटेशन काय, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग ओके अराउंड एन ऍक्सिस विच इज पास थ्रू इट, दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट, युअर रोटेशन. ठीक आहे, ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग. फाईन. दुसरी डेफिनेशन इथे रोटेशनची करतोय मी. ठीक आहे, रोटेशन काय आहे रोटेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज moving around an axis which is passed through it. है ना, याला काय म्हणायचं, रोटेशन म्हणायचं. आता रोटेशनला कसं दाखवायचं, सपोज करा ही तुमची डिस्क आहे, है ना, डिस्क प्लेट ज्याला म्हणू आपण मराठीमध्ये. ठीक आहे, ही सपोज तुमची डिस्क आहे आणि डिस्क जी आहे ती रोटेट होत आहे अबाउट अन ऍक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट. हे बघा, ही ऍक्सिस आहे आणि त्याच्या अवतीभोवती म्हणजे डिस्क जी आहे ती अशी फिरत आहे. बरोबर, तर इथे दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. पहिली काय, की जर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन किंवा ऍक्सिस ज्याच्या अराउंड ऑब्जेक्ट फिरत आहे ते जर त्या ऑब्जेक्ट थ्रू पास नसेल होत, दुसरीकडून पास होत असेल तर त्याला म्हणायचं रिव्हॉल्युशन. आणि ऍक्सिस जर त्याच ऑब्जेक्ट मधून पास होत असेल ज्याच्या अराउंड तो ऑब्जेक्ट फिरत आहे त्याला म्हणायचं आपण रोटेशन. फाइन. सो दॅट इज अबाउट रिव्हॉल्युशन अँड ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. यहां पे हमको दो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है. पहला, जो भी सर्कुलर मोशन होता है वो होता है पीरियोडिक, है ना, और दूसरा जो है इट इज एक्सलरेटेड. अभी पीरियोडिक यानी क्या, ड्यूरिंग द मोशन इफ पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. है ना, क्या है पीरियोडिक मोशन, मैं यहां पे लिख दूं, if during motion object repeats its path after इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी क्या, अगर मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेम टाइम के बाद वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है. राइट, सॉरी नॉट 24 आवर्स, कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो है वो 365 डेज में होता है. एक्चुअली रोटेट होता है वो अपनी जगह 24 आवर्स में. राइट, सो इट इज लाइक सी this is 365, then again 365 days, then again 365 days. So this kind of motion is called as what, periodic motion. Right, so if during motion object repeat its path after equal interval of time, it is said to be periodic in nature.
ठीक है, एग्जाम्पल, अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ और मून मूव्स अराउंड द अर्थ, सॉरी, अर्थ मूव्स अराउंड द सन और द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। दूसरा जो है दैट इज व्हाट इट इज, एक्सेलरेटेड मोशन। आप हमेशा देख पाओगे बेटा, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर जगह चेंज होती रहती है, और हर जगह वो उस पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ की बात करूं, है ना, यहाँ की अगर ऑब्जेक्ट मान लो ऐसा गोल गोल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पे क्या होती है बेटा, टेंजेंशियल होती है। यानी ये देखो इस पॉइंट पे ऐसी रहेगी, ओके, इस पॉइंट पे ऐसी रहेगी, बराबर, इस पॉइंट पे जो है वो ऐसी रहेगी, है ना, और इस पॉइंट पे जो है वो ऐसी रहेगी। यानी हर जगह ये कैसी रहेगी, टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो गोल गोल घूम रहा है, तो ये पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसी होती है, ये पॉइंट पे ऐसी, कहीं पे भी कौन सा भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे हम उस सर्कुलर ट्रैक को अगर टेंजेंट बनाएंगे, सो मुझे मिलेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो यहाँ पे हर दम वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे हम एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट, है ना। ये ध्यान में रखना, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, सर्कुलर मोशन के। सो आई होप दिस इज क्लियर। So it is first what? It's a periodic motion and second what? It's the accelerated motion. Okay? इसके पहले जो था हमने देखा रिवॉल्यूशन और बाद में हमने देखा रोटेशन। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहाँ पे आपको क्लियर हो गई है। अभी चलेंगे हम काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, है ना। काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम ये चीज देखेंगे कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है या फिर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, तो उसके एक्सिस पे, है ना, उसके एक्सिस पे उसका रेडियस वेक्टर जो है एक पर्टिकुलर एंगल ट्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कहाँ कहाँ बनाऊं, कहाँ बनाऊं, चलो यही बना देता हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए, बाद में आपको हटा दूंगा ये। अब मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, दिस इज व्हाट, द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एंड इट इज परफॉर्मिंग अँटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन, है ना। तर आता कसं होणार, हा बघा, ह्या पॉइंट पासून ह्या पॉइंट पर्यंत जो मी हा वेक्टर ड्रॉ केला तो काय आहे, त्याचा रेडियस वेक्टर, है ना, यहां से लेके यहां तक। द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक अप टू द पॉइंट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट, अप टू द पॉइंट, ओके, और अप टू दैन ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन दैट इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट घूमेगा उसके साथ साथ ये रेडियस वेक्टर भी घूमेगा कुछ इस तरीके से, बराबर है। ये देखो ऐसा घूम रहा है इस तरीके से, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मान लो इनिशियली ऑब्जेक्ट ऐसा है, फिर बाद में ऐसा घूमते घूमते यहां से जो है मान लो यहाँ पे आ गया, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल ट्रेस किया सेंटर पे, यानी कितना एंगल से ये इधर गया, 90 डिग्री से, है ना। तो ये 90 डिग्री क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको ही रेडियन में लिखते हैं π/2 रेडियन, समझ में आ गया। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक के अराउंड घूम रहा है वैसे वैसे उसका रेडियस वेक्टर जो है उसके सेंटर में कुछ एंगल ट्रेस कर रहा है, उस एंगल को बोलेंगे हम क्या, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से यहां तक आ गया, तो कितना एंगल कवर किया, 90। सपोज करो यहाँ पे जब शुरू किया तब टाइम t इज इक्वल टू 0 लिया हमने, और यहाँ पे जब शुरू किया तब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया, बराबर।
तो इस टाइम में यानी 2 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना हो गया तुम्हारा, पकड़ लो π/2 रेडियन, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, π/2 रेडियन। और एंगुलर वेलोसिटी को लिखते बेटा ओमेगा से, तो ओमेगा कितना हो जाता है θ/t, सेम एज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप यहां पे देख सकते हो कितना आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, π/2 अपॉन 2। सो आंसर इज व्हाट, π/4 रेडियन पर सेकेंड, है ना। सो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, और यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, है ना। फिर से एक बार बताता हूं, द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, ओके, or the angle performed by radius vector of an object performing circular motion at the center of the circular track, that is called as radius vector. Sorry, that is called as angular displacement, not radius vector. ठीक है. What is radius vector? The vector drawn from the center of the circular track up to an object which is performing circular motion, that is radius vector. What is angular velocity? It is nothing but angular displacement divided by time taken. That's it. तो यहाँ पे 3 कंसेप्ट हमारे क्लियर है। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको समझ में आ गया है, या फिर एक काम करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको बना देता हूँ। ठीक है, क्या है देखो, काइनेमेटिक्स में सबसे पहला रेडियस वेक्टर। क्या चीज है रेडियस वेक्टर, क्या चीज है बेटा, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम center of the circular track up to an object performing circular motion is called as radius vector। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो ये जो चीज है, दिस इज व्हाट योर रेडियस वेक्टर। ओके, यहाँ पे अगर मान लो हम O ले ले, ये पॉइंट, ये P ले ले और ये Q ले ले, है ना, तो ये आपका OP यानी ही R वेक्टर यानी ही बन जाता है आपका रेडियस वेक्टर, है ना। रेडियस वेक्टर दैट इज OP वेक्टर और दैट इज इक्वल्स टू R वेक्टर। मैं दोनों को एक ही इसमें लिख देता हूं। फाइन, ये जो है दिस इज व्हाट योर थीटा, थीटा इज इक्वल्स 90 डिग्री और π/2 रेडियन। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओमेगा भी आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी डेफिनेशन लिखूंगा, दैट इज व्हाट योर रेडियस वेक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं हियर, हियर बोले तो पिछले डायग्राम में, हियर OP वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर इज इक्वल्स व्हाट, रेडियस वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट चलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, और ये जो रेडियस वेक्टर है इसको हम R वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, सो थीटा इज ऑल्सो योर व्हाट, द वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल ट्रेस और सबस्टेंडेड, वॉट एवर आपको जो लिखना है, एंगल ट्रेस बाय
radius vector at the center of the circular track. Is called as angular displacement. ठीक है, दैट इज प्रीटी सिंपल. अब बाद में चलेंगे अपन एंगुलर वेलोसिटी, है ना. इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इज रेडियन. मैं यहां पे लिख दूं, इट्स यूनिट इज रेडियन. यूजुअली इसको शॉर्ट में रैड लिखते हैं. ठीक है, या फिर आप डिग्री भी ले सकते हो, लेकिन यूजुअली हम रेडियन से ही काम चलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी. है ना. व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? सीधी सी बात है, व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. उसी के जैसा एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. दैट्स इट. है ना. मैं यहां पे सीधा लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एज angular displacement of an object okay, undergoing circular motion upon time taken. Fine. तो इसको कैसे लिखेंगे हम? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी. है ना. ओमेगा को ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? डी थीटा अपॉन डी टी. बेसिकली ये वेक्टर ही है, तो हम इसको यहां पे वेक्टर लिख सकते हैं. है ना. एंड इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड. फाइन. उसी की तरीके से एक नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन. है ना. व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन? है ना. व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन? इट इज नथिंग बट व्हाट? चेंज इन द वेलोसिटी, दैट इज लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. बस उसी की तरह एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी अपॉन द टाइम इन विच इट इज चेंज. सीधी सी बात है, अगर मान लो एंगुलर वेलोसिटी पहले 10 रेडियन पर सेकंड थी और बाद में 10 सेकंड के बाद 20 रेडियन पर सेकंड हो गई, तो उनको एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का मिला. ये ध्यान में रखना. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम? यस, इट इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. है ना. याला काय म्हणायचं? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. है ना. कैसे लिखेंगे?
अल्फा, अल्फा यानी क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिख दो दैट इज व्हाट अल्फा, और ये क्या था हमारा एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टू दैट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, बराबर, एंड इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपको काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में पता रहना जरूरी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, उसके यूनिट क्या है, ये सारी चीजें। अब एक आखिरी चीज आपको ध्यान में रखना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, है ना। मैं यहां पे लिखवा दूं, व्हाट इज दैट रिलेशन बिटवीन that is linear velocity linear and angular velocity। ठीक है, ये बात थोड़ा सा हम ध्यान में लेने की कोशिश करते हैं, है ना। सो व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, इट इज v वेक्टर। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, इट इज ओमेगा वेक्टर। तो हमेशा ध्यान में रखना v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, है ना। अभी मैं ये रिलेशन के पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ चीजों का आपको डायरेक्शन यहाँ पे बता दूं, ठीक है। ये देखो, शुरुआत पे हमने ये डायग्राम देखी थी, यहाँ पे आप देख सक रहे हो ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर है, यहाँ पे नीचे है। तो मैंने अभी तक कहा है कि थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो सर फिर इसका डायरेक्शन कहाँ है, ये तो अपनी जगह गोल गोल घूम रहे, बराबर है। तो जब भी कभी एक सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ठीक है, मैं इसके पहले एक चीज यहां पे ले लूं, जब भी कभी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो आप ये चीजें ध्यान में रखना हमेशा। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको ये बना दूं, यही बना देता हूं, ठीक है। जब भी कभी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो एक बात ध्यान में रखना, ये अगर सेंटर है तो सेंटर से लेके ये यहां तक ये बन जाता है आपका रेडियस वेक्टर। यानी रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन आप देख सकते हो सेंटर से उस पॉइंट तक है ना। और वो जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये है एक्सिस अबाउट विच इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इस एक्सिस के अराउंड क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। जो भी आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है इट इज टेंजेंट टू एवरी पॉइंट। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे लीनियर वेलोसिटी ऐसी है, यहां पे लीनियर वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है, यहां पे ऐसी है, ठीक है, और वहां पे उधर रहेगी। तो ये बात ध्यान में रखना, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन और लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है। लीनियर एक्सेलरेशन, अभी देखो यहाँ पे दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल होता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो जो भी वेलोसिटी का स्पीड बढ़ाएगा या फिर स्पीड बढ़ाएगा वो होता है तुम्हारा लीनियर एक्सेलरेशन, है ना। उसको बोलते हैं एटी, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो इसी डायरेक्शन में रहेगा। दिस इज एटी वेक्टर या फिर वी वेक्टर। यानी सपोज करो आप ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो, गोल 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 घुमा रहे हो, तो अगर स्पीड बढ़ानी है तो मुझे देखो ऐसे हो रहा है, यहाँ पे अगर मान लो ऑब्जेक्ट है उसको अगर मैं ऐसे ऐसे मारूं तो और गोल गोल घूमेगा नहीं घूमेगा,
बराबर। तो ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैंने टेंजेंशियल फोर्स दिया, उससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया और स्पीड बढ़ी। लेकिन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बात ध्यान में रखना, इसे बोलेंगे हम ए आर, है ना, इसे क्या बोलेंगे हम, ए आर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब बात करते हैं हम ओमेगा की और थीटा की। जब कभी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, है ना, तो थीटा का डायरेक्शन जो है वो आपको ऐसा मिलेगा, ऊपर के साइड में। कैसा, देखो ये कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो देखो मैं ऐसा पकड़ रहा हूं, ये दिख रहा है, राइट हैंड थंब रूल। अगर मैं इस डायरेक्शन के अराउंड में अपनी फिंगर कर्व करूं तो थंब क्या देगा बेटा आपको, क्या देगा, थंब आपको देगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। जर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम केलं तर आपल्याला ओमेगा मिळतं, तर तुम्हाला ओमेगा सुद्धा असं मिळतं त्याच डायरेक्शनला। हे आलं का लक्षात, ओमेगा आणि थीटाची डायरेक्शन लक्षात आली का, है ना, क्लियर है, सिंपल है, नॉट एन इश्यू। अब मान लो एक्सलरेशन अगर एक्सलरेशन यानी एंगुलर एक्सलरेशन अगर बढ़ रहा है तो अल्फा भी इसी डायरेक्शन में होगा, अदरवाइज अल्फा जो है इस डायरेक्शन में रहेगा। अगर स्पीड जो है वो रोटेशन की वो कैसी है, डिक्रीज, है ना। मैं यहां पे लिख दूं, दिस इज फॉर डिक्रीजिंग ओमेगा, है ना, दैट इज व्हाट अल्फा इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज फॉर व्हाट, इंक्रीजिंग ओमेगा। ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं। म्हणजे काय, जर एखादी ऑब्जेक्ट आहे सुरुवातीपासून हळूहळू गोल गोल फिरणं सुरू करता एका ऍक्सिसच्या अराउंड, तर त्याचं जे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे ते वरच्या डायरेक्शनला राहील, वेलोसिटी सुद्धा त्याच वरच्या डायरेक्शनला राहील। आता तुम्ही जर अँग्युलर एक्सलरेशन त्याला वरच्याच डायरेक्शनला दिलं किंवा इन्क्रीजिंग स्पीडसाठी दिलं, अँग्युलर स्पीडसाठी किंवा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अँग्युलर वेलोसिटीसाठी, तर अँग्युलर एक्सलरेशनची डायरेक्शन वर राहणार, अदरवाईज खाली। अगदी त्याच प्रकारे समजा तुम्ही, आता हे काय झालं तुमचं अँटी क्लॉकवाईज झालं, आता समजा तुम्ही क्लॉकवाईज केलं असतं तर थीटा आणि ओमेगाची डायरेक्शन ह्या दिशेला आली असती आणि अल्फा सुद्धा हा आला असता जर इन्क्रीजिंग असेल अँग्युलर वेलोसिटी, आणि डिक्रीजिंग असतं तर हे वरच्या साईडला असतं, म्हणजे हा फ्लिप झाला असता। बस एवढंच लक्षात ठेवायचं, ओके। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन लिनियर अँड अँग्युलर वेलोसिटी। तर तुम्हाला माहिती आहे काय, आताच ह्या डायरेक्शनच्या हिशोबाने बघा, इथेच तुम्हाला सांगतो मी, लिनियर वेलोसिटी ह्या डायरेक्शन आहे, है ना, ओमेगा ह्या डायरेक्शनला आहे, बरोबर, आणि अँग्युलर वेलोसिटी, आता तुम्ही म्हणाल सर हा तर इथे परपेंडिक्युलर दिसतो, तो परपेंडिक्युलर नाही, त्याला पॅरलल आहे। जसं फॉर एक्झाम्पल बघा, हे सपोज करा माझ्याकडे एक ऑब्जेक्ट आहे, है ना, हे दिसतंय तुम्हाला, तर ही झाली लिनियर, जर समजा हा असा फिरत असेल गोल, तर ही झाली लिनियर वेलोसिटीची डायरेक्शन, तुम्हाला दिसतंय का, ही झाली लिनियर वेलोसिटीची डायरेक्शन, हे बघा अशी, कारण तो असा फिरतोय गोल, बरोबर। अँग्युलर वेलोसिटी डायरेक्शन अशी, बरोबर, आणि रेडियस वेक्टरची डायरेक्शन अशी, म्हणजे तुम्ही बघू शकता तिघही एकामेकाला परपेंडिक्युलर आहेत, हे बघा असं, हे दिसतंय तुम्हाला, येस, सॉरी, राईट, हे दिसतंय, हे बघा, हा तुमचा रेडियस वेक्टर ह्या डायरेक्शनला, बरोबर, हे तुमची वेलोसिटी ह्या डायरेक्शनला आणि थंब ह्या डायरेक्शनला, येस, तुम्ही असं पकडू शकता, म्हणजे तीनही एकामेकाला काय बेटा, परपेंडिक्युलर आहेत, हे लक्षात ठेवायचं, ओके। चला नेक्स्ट कन्सेप्ट, ओके, सो दिस इज व्ही इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। आता ओमेगा आर आणि व्ही मध्ये 90 डिग्री असते, है ना, मी इथे नोट लिहून घेतो, नोट व्ही वेक्टर, ओमेगा वेक्टर and r vector are perpendicular to each other। हे लक्षात ठेवायचं, फाईन, एवढं केलं तरी पुरे आहे या वेळेसाठी। नंतर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, हे बघा, हे दिसतंय, ओमेगा डायरेक्शन वर, हा तुमचं सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, ही वेलोसिटी आणि हा रेडियस वेक्टर। तर मला वाटते की इथे काही तुम्हाला प्रॉब्लेम नसावी। सो व्हॉट इज यूसीएम, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन और यूसीएम, जर एखादी ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल
विथ कॉन्स्टंट स्पीड त्याला म्हणायचं UCM, कारण कॉन्स्टंट वेलोसिटी राहू शकत नाही, वेलोसिटी प्रत्येक जागी वेगळी वेगळी असते है ना. तर मी इथे लिहून घेतो, इफ an object is performing circular motion with constant speed, it is called as UCM. ठीक आहे. आणि जर समजा तेच व्हेरिएबल स्पीडनी जर परफॉर्म करत असेल, सो दॅट इज व्हॉट युअर नॉन UCM है ना. तेच आहे, दुसरं काही नाही आहे. कसं लिहायचं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग circular motion with variable speed, it is called as non-UCM है ना. हे लक्षात ठेवायचं. इथे बघा, जर ऍक्सलरेशन याच डायरेक्शनला आहे ज्या डायरेक्शनला वेलोसिटी आहे, तर वेलोसिटी वाढणार, आणि ऍक्सलरेशन जर अपोजिट डायरेक्शनला असेल तर वेलोसिटी कमी होणार. तर नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, त्याची जी स्पीड आहे ना, स्पीड जे आहे ते कधी वाढेल कधी कमी होईल, कधी वाढेल कधी कमी होईल है ना, असं कमी होईल. तर जेव्हा वाढेल तेव्हा अल्फा वर, जेव्हा कमी तेव्हा अल्फा खाली. फाईन. सो दॅट इज नॉन. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीपिटल फोर्स. अब एक बात ध्यान में रखना हमेशा, जब कभी भी कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है तो वो मोशन परफॉर्म करने के लिए हमेशा हमको एक फोर्स लगता है, जो कहां से कहां डायरेक्टेड होता है. इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम व्हाट ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. यानी सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमेशा एक सेंटर की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स. देखो यहाँ पे लिखा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन which is always directed from the object towards the center of the circular track is called as what, centripetal force. Centripetal force FCP को कुछ इस तरीके से बताया जाता है, that is mv square by r into r कैप, यहां पे आ जाएगा माइनस, या फिर दैट इज इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कैप. ये माइनस और आर कैप क्या चीज है, देखो ये जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, दैट इज FCP, ये ऑब्जेक्ट से सेंटर की तरफ है, लेकिन जो रेडियस वेक्टर होता है वो होता है सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ. तो जो भी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर. अब आर कैप यानी क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस वेक्टर, दैट इज इट. बराबर, यूनिट रहेगा न्यूटन बिकॉज इट इज द फोर्स. नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, बराबर, तो बेसिकली उसकी वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होती है ना. यानी यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इस तरीके की होगी ये डायरेक्शन में, यहाँ पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन की होगी, यहाँ पे ये डायरेक्शन की होगी. तो वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहती है, एंड ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी वहां पे एक एक्सलरेशन आएगा, है ना, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन और रेडियल एक्सलरेशन. ये बात ध्यान में रखना, विच अराइजेस ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स. बराबर. अब क्योंकि वो बॉडी
एक्सलरेशन में है तो वो एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और हमको पता है जेव्हा केव्हा है ना बॉडी एक्सलरेशन मध्ये असेल तेव्हा त्याच्यावर एक सुडो फोर्स, एक नॉन रियल फोर्स ऍक्ट होतो, बरोबर. तर या केसमध्ये काय असतो, तो जो सुडो फोर्स, नॉन रियल फोर्स, तो कसा असतो, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल डायरेक्टेड असतो. म्हणजे बघा आपण टर्नवर असं जेव्हा गोल फिरतो तर तेव्हा आपल्याला बाहेर फेकल्यासारखं वाटतं. ते ऍक्च्युली असतं कशामुळे, सेंट्रीफ्युगल फोर्समुळे. तर सेंट्रीफ्युगल फोर्स काय आहे, द नॉन रियल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्क्युलर ट्रॅक इज कॉल्ड ॲज सेंट्रीफ्युगल फोर्स. तर ह्या केसमध्ये सेंट्रीफ्युगल फोर्स ह्या डायरेक्शन मध्ये असणार आहे. ओके, फॉर्म्युला काय राहणार आहे, सेम तोच राहणार आहे, फक्त याच्यामध्ये मायनस लागणार नाही आहे. का बरं, कारण आता रेडियस वेक्टर आणि हा सेम डायरेक्शनला आहे. ठीक आहे, सो दॅट इज व्हॉट mv² by r into r cap. Okay, or that can also be written as mr omega square into r cap. है ना, म्हणण्याचा अर्थ काय, हा जो फोर्स आहे तो रेडियस वेक्टरच्या डायरेक्शनला आहे. रेडियस वेक्टरची डायरेक्शन कशी असते, सेंटर पासून ऑब्जेक्ट कडे, है ना, हा वेलोसिटी वेक्टर. आय होप दिस इज क्लिअर. फाईन, समोर चालूया, व्हेकल अलॉंग अ हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. आता बघा, कुठलाही सर्क्युलर मोशन असेल त्याच्यामध्ये त्याच्यावर नेहमी सेंट्रिपिटल फोर्स असला पाहिजे, तेव्हाच तो सर्क्युलर ट्रॅकवर राहील. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो, इथे लक्ष द्या. हा बघा, माझ्याकडे चार्जर आहे आणि हे स्ट्रिंग आहे. आता समजा स्ट्रिंग मी अशी ठेवतोय सरळ आणि या चार्जरला तुमच्याकडे घेऊन येतोय, तो तुमच्याकडे घेऊन येईल. पण जेव्हा मी याला टाईट करून ठेवतोय, म्हणजे मी ह्या चार्जरला या दिशेला फोर्स देतोय, इकडे ह्या दिशेला, त्याच्यामुळे काय होतंय बघा, हे बघा, हा गोल गोल फिरेल, है ना. प्रत्येक जागी काय होईल, हा जो फोर्स आहे तो या ऑब्जेक्ट कडून ह्या सेंटरकडे येईल. हे बघा, हे दिसतंय. म्हणजे मी काय करतोय, याला फक्त मागून समोर जाण्याचा फोर्स देतोय, पण हा गोल गोल फिरतोय. आय होप दिस इज क्लिअर, बराबर. तर प्रत्येक वेळी जेव्हा आपण चाहे मग म्हणजे तो कुठलाही असो सर्क्युलर मोशन, तुमचं रोडवरचं असो किंवा सर्क्युलर मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड दी सन असो किंवा मून अराउंड दी अर्थ असो, ह्या गोष्टी फॉलो होतात. प्रत्येक जागी वेगळा वेगळा एक एजन्सी असते जे फोर्स देते त्या सर्क्युलर मोशनसाठी, बरोबर आहे. तर ह्या केसमध्ये बघा, सपोज करा हा तुमचा हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक आहे. हॉरिझॉन्टल म्हणजे एका लेवलवर, असं वगैरे नाही, है ना, एका लेवलवर. त्या केसमध्ये बरोबर, हा सपोज करा तुमची गाडी आहे, त्या केसमध्ये एक सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड द सर्क्युलर सेंटर ऑफ द सर्क्युलर ट्रॅक असायला पाहिजे. हे दिसतंय तुम्हाला. आता हा असा फिरतोय गोल, हा काय, सेंटर ऑफ द सर्क्युलर ट्रॅक. तर ह्या डायरेक्शनला सेंट्रिपिटल फोर्स असलाच पाहिजे. आता बघा, ह्या केसमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पण नाही आहे किंवा स्ट्रिंग पण लागलेली नाही आहे. मग ह्या केसमध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स कोण देत आहे, तर फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. हा काय आहे, इट इज द फोर्स बिटवीन व्हॉट द टू सर्फेसेस. अट्रॅक्टिव्ह म्हटलं तरी चालेल, बरोबर आहे. म्हणजे दोन सरफेस जेव्हा एकमेका जवळ येते तर तेव्हा एकमेकाला ते चिपकण्याची त्याच्यामध्ये क्षमता असते. जसं टायर झाले है ना, ते रोडला चांगली ग्रिप पकडतात आणि म्हणून आपण ते टायर वापरतो, मेटल वापरत नाही. जेव्हा ते सर्क्युलर ट्रॅक मधून मूव्ह होते तेव्हा ते ग्रिप जे आहे ते टायरला त्या रोडशी पकडून ठेवतात, त्याला बाहेर जाण्यापासून वाचवतात. आणि म्हणून ह्या केसमध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स कोण देणार आहे, तुमचं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बरोबर. तर मी इथे लिहितो, हियर सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू काय होणार आहे, तुमचं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना. मी मॅग्निट्यूड मध्ये घेतोय 2 मिनिटासाठी. सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू व्हॉट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सेंट्रिपिटल फोर्स किती असतो, mv² by r. m काय, मास ऑफ द that vehicle, v is the velocity and r is the radius. That is equals to, याचा फॉर्म्युला म्हणजे काय म्हणू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनचा असतो म्यू एम जी. ऍक्च्युली म्यू इंटू एन असते, वेअर एन इज द नॉर्मल रिॲक्शन. हे दिसते तुम्हाला, एन इज द नॉर्मल रिॲक्शन. बट एन जे आहे ते एम जी ला बॅलन्स करते, म्हणून मी याला असं लिहू शकतो, mv² by r that is equals to म्यू एम जी. आलं लक्षात.
आता बघा इथे एम आणि एम कॅन्सल होऊन जात आहे. काय मिळते मला? व्ही स्क्वेअर इज इक्वल्स टू म्यू आर जी and therefore v is equals to अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. आता v काय आहे? मॅक्सिमम स्पीड है ना. मॅक्स टू मॅक्स आपण ह्या स्पीडनी ह्या व्हेकलला ह्या कर्व ट्रॅकवर आपण फिरवू शकतो, ज्याचं रेडियस आहे आर आणि कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे म्यू. बरोबर. त्याच्या वर जर गेलं तर हे जे ऑब्जेक्ट आहे ट्रॅक पासून बाहेर निघणार. ओके. सो हियर maximum velocity along horizontal curved road. ठीक आहे. हे एवढं लक्षात ठेवायचं. फाईन. नेक्स्ट, वेल ऑफ डेथ किंवा मौत का कुवा. आता इथे बघा या केसमध्ये जे ऑब्जेक्ट आहे ते या वॉलच्या अराउंड फिरतील. म्हणजे हा दिसतंय तुम्हाला, हा डॉटेड लाईन दिसतंय, त्याच्या अराउंड फिरतील. मग या केसमध्ये मॅक्सिमम वेलोसिटी किती राहू शकते? आपल्याला मिनिमम वेलोसिटी पाहिजे. का बरं? कारण सपोज करा एका पर्टिक्युलर पॉइंटवर इथे येऊन जर एखादी ऑब्जेक्ट थांबलं, म्हणजे सपोज तुमची हे वॉल आहे आजूबाजूची आणि तो असा फिरतोय वॉलला पकडून, तर मला सांगा एखादी वेळ तो वॉलवर कुठल्या तरी पॉइंटवर थांबून जर ब्रेक मारला तर काय होणार? खाली पडणार तो सरळ. म्हणून अशा जागी एक मिनिमम वेलोसिटी असणे गरजेचं आहे. बरोबर. आणि त्या मिनिमम वेलोसिटीचा जो फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला सरळ मिळतो अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू. है ना. वेअर म्यू किंवा म्यू एस इज व्हॉट? कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. हे लक्षात ठेवायचं है ना. बस याच्यात एवढं लक्षात ठेवा, बाकी काही तेवढं बोर्डाच्या कामाचं नाही आहे. आता हे जे आहे व्हेकल ऑन ए बँक रोड, इट इज 3 स्टार टॉपिक. ठीक आहे. कारण हा टॉपिक मॅक्सिमम वेळ आपल्याला एक्झाम मध्ये दिसतो आणि याच्यावर आपल्याला क्वेश्चन सुद्धा दिसतात. इझी असतात, असे काही हार्ड नसतात, पण असतात. बरोबर आहे. मग बँकिंग ऑफ रोड काय? बघा, जेव्हा आपण एखादी रोडवरून जातो तर तो जेव्हा सपोज हॉरिझेंटल असेल तर तो हॉरिझेंटल राहणार. ओके. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, एक सेकंड, हे बघा, हे दिसतंय तुम्हाला? हा असा रोड आहे, कर्व रोड आहे असा, पण हा हॉरिझेंटल आहे. पण सपोज करा हा असा नसून जर असं असतं, म्हणजे याच्यावर आपण याला उचललंय, तर म्हणजे हा झाला हॉरिझेंटल. बरोबर. मी तुम्हाला दाखवू का इकडे? एक सेकंड, काय आहे माझ्याकडे? चला मी एक स्केल घेतो त्याला पकडून. हे बघा, आता हा ओरिजिनल ट्रॅक आहे. बरोबर है ना. हा हॉरिझॉन्टल ट्रॅक आहे आणि याला बघा मी असं उचललंय, हे दिसतंय. तर स्केलमध्ये आणि याच्यामध्ये एक काय आहे? हा अँगल. हा दिसतंय, हा अँगल, हा अँगल. हे स्केल काय आहे? हॉरिझॉन्टल. आणि याला मी याच्या याला याच्या वर उचललंय एक पर्टिक्युलर अँगलनी. या प्रोसेसला म्हणतात बँकिंग ऑफ रोड, है ना. याची काय गरज आहे? कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जे नॉर्मल हॉरिझॉन्टल रोडवर आपल्याला सेंट्रीपिटल फोर्स देतात ते विश्वसनीय नहीं है, त्याच्यावर आपण अवलंबून राहू शकत नहीं. क्यों नहीं उसके ऊपर डिपेंड रह सकते हम? क्योंकि वो कम ज्यादा होता, ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन कम होगा. कैसे? अगर मान लो किसी टायर का ग्रिप बराबर नहीं है, अगर मान लो रोड पे मिट्टी फैली हुई है, रोड पे ऑयल फैला हुआ है, तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है और हमको जो स्पीड है वो कम स्पीड में जाने पड़ते हैं. अगर उस केस में आपने वही स्पीड पे गया तो यू विल बी आउट ऑफ ट्रैक. तो ये ना हो इसलिए हम क्या करते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं. ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड ओवर द इनर एज बाय सम एंगल इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड. ये देखो, ये आउटर है, इसको इनर के अबाव लिया हमने, ये इनर है, अबाव लिया बाय सम एंगल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बैंकिंग ऑफ रोड. या प्रोसेसला म्हणायचं ब्रँकिंग ऑफ रोड आणि ज्या अँगलनी ते बँक होत आहे त्याला म्हणायचं अँगल ऑफ बँकिंग.
हे दिसतंय किंवा बँकिंग अँगल. द अँगल थ्रू विच इट इज बँक्ड इज कॉल्ड एज बँकिंग अँगल. ओके. अँड इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, बँकिंग ऑफ रोड. या प्रोसेसला काय म्हणायचं आपण, बँकिंग ऑफ रोड. ठीक आहे. आय होप दिस इज क्लिअर. आता बघा, बँकिंग ऑफ रोड मध्ये मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीडचे इक्वेशन कसे काढायचे, लक्ष द्या. जेव्हा आपण याला टिल्ड करतो बाय अन अँगल थीटा, तर ही जी व्हेकल आहे ते सुद्धा थीटाने टिल्ड होत आहे, बरोबर. मग तुम्हाला माहिती आहे सेंटर पासून खाली काय येतं, वेट, दॅट इज एम जी. आणि हा जो नॉर्मल रिॲक्शन असतो तो नेहमी सरफेसला परपेंडिक्युलर असतो. हा जो सरफेस आहे ना, याला नेहमी परपेंडिक्युलर असतो, हे लक्षात ठेवायचं, बरोबर. आता बघा, या नॉर्मल रिॲक्शनला दोन कंपोनेंट मध्ये डिवाइड करायचं, एक वर्टिकल, दुसरं हॉरिझॉन्टल. जर हा थीटा असेल तर हा सुद्धा थीटा असतो बाय द जॉमेट्री. तुम्ही स्वतः विचार करून पहा. हा जर सरफेसला असेल, म्हणजे बघा तुम्हालाच सांगतो, मी डायरेक्ट करून दाखवतोय, तुम्हालाच कळेल ते, है ना. हे दिसतंय तुम्हाला, हे असं आहे, बरोबर, हे असं आहे ना. तर याला, हे बघा, झालं टिल्ट. टिल्ट झालं की नाही झालं. हे बघा, एक सेकंड, मी याला असं इथं पकडतो. हे बघा, याच्या समोर आहे, हा टिल्ट आहे. याला सरळ घेऊन येतो या लाईनीत. जेव्हा ह्या लाईनीत आणलो आपण तेव्हा हा सरळ असतो, पण ह्या लाईनीत जेव्हा आपण याला घेऊन येतो, हे बघा टिल्ट होत आहे, बरोबर. तर नॉर्मल रिॲक्शन नेहमी सरफेसला कसं राहील, परपेंडिक्युलर. मग बघा, त्याला दोन कंपोनेंट मध्ये डिवाइड केलं, हा थीटा तर हा थीटा. थीटाच्या साईडला लागलेली जेही कंपोनेंट असते ते असते एन कॉस थीटा, म्हणजे त्याला कॉस थीटा लावायचं. एन तर असतोच, पण त्याला कॉस लावायचं. दुसरं जे उरते त्याला लावायचं साइन. ठीक आहे. आय होप दिस इज क्लिअर, बरोबर आहे. आता तुम्ही बघू शकता, एम जी ला कोण बॅलन्स करताय, एन कॉस थीटा. आणि एन साइन थीटा कोणत्या डायरेक्शनला आहे रे, ज्या डायरेक्शनला सेंट्रीपिटल फोर्स असतो. म्हणजेच एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स असणार, एन कॉस थीटा एम जी ला बॅलन्स असणार, बरोबर. देअर फोर फ्रॉम फिगर, ठीक आहे, एन साइन थीटा इज इक्वल्स एम वी स्क्वेअर बाई आर. ठीक आहे. एन कॉस थीटा इज इक्वल्स एम जी. आता याला आणि याला डिवाइड करतो मी. सपोज दिस इज युअर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, बराबर. इथे बघा, जेव्हा मी 1/2 करतोय, बरोबर, तेव्हा काय होतं बघा, एन एन कॅन्सल, एम एम कॅन्सल. काय उरतं मला, साइन अपॉन कॉस टॅन थीटा, दॅट इज इक्वल्स टू, इथे काय उरतं, वी स्क्वेअर अपॉन आर जी, बरोबर. याला सॉल्व करायचं. देअरफॉर वी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू आर जी tan theta, and therefore v is equals अंडर रूट ऑफ आर जी tan theta. तर हे काय आहे बेटा, मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड अलॉंग द बँक रोड. ठीक आहे, सिंपल आहे. या इक्वेशन वरून आपण थीटा काढू शकतो. देअरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वेअर बाय आर जी. हे काय आहे, बँकिंग अँगल.
फाईन, हे लक्षात ठेवायचं. ओके, चेक. ओके, इसी तरीके से अगर मान लो हमने दोनों कंसिडर किए, जैसे अगर हमने मान लो फ्रिक्शनल फोर्स भी कंसिडर किया और बैंकिंग ऑफ रोड का भी जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है वो भी अगर हमने कंसिडर किया, तो हमको वी मीन यानी एक हॉरिजेंटल कर्ड रोड पे मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है. वी मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा. ये हमने एक्सप्रेशन कैसे लाए, ये मैं आपको हिंट देता हूं, आप थोड़ा सा वर्कआउट करना घर पे. कैसा, देखो इस केस में ये तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन वाला है, ये जो हमने यहां पे लिया था वो सेम है, बराबर, ये वाला. अब बचा क्या, फ्रिक्शन. जब आप मिनिमम स्पीड से जाते हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपको रोड के अपोजिट साइड में यानी ये पकड़ के रखने के लिए कोशिश करता है. यानी गाड़ी अगर मान लो इधर टॉपल होने की कोशिश कर रही है तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में मिलता है. बस उसको डिवाइड करेंगे वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट में. ओके, वर्टिकल कंपोनेंट एफ एस साइन थीटा, हॉरिजेंटल एफ एस कॉस थीटा. अब ये एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा ये दोनों मिला के क्या देंगे आपको, जो भी दोनों का नेट रहेगा वो देगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स. सो एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये मिलेगा आपको एक इक्वेशन. और दूसरा मिलेगा एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी. ये दोनों को आप सॉल्व करोगे आपको मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है, यहां पे लिख दू फॉर्मूला फॉर minimum velocity on banked road, है ना. यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमने कंसिडर किया. अगर मान लो यहां से हमने म्यू एस निकाल दिया, म्यू एस को हमने जीरो कर दिया 2 मिनट के लिए, तो हमको जो है वो अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा मिल जाता है, जो कि हमको इसके पहले एक्सप्रेशन मिला. उसी के साथ साथ अगर मान लो अपर स्पीड लिमिट है, अगर मान लो बहुत ज्यादा स्पीड है तो गाड़ी इधर जाने की कोशिश करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको इधर पकड़े रखेगा, बराबर. उस केस में हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिवाइड किए, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. दिस इज एफ एस कॉस थीटा, दिस इज एफ एस साइन थीटा. अब ये एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. और एन कॉस थीटा जो है वो एफ एस साइन थीटा और एम जी को बैलेंस करेंगे. दोनों को सॉल्व करो, आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट इज वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा. दैट इज व्हाट अपर स्पीड लिमिट है ना, यहां पे दिया होगा अपर स्पीड लिमिट और मैक्सिमम स्पीड. नेक्स्ट है हमारा कोनिकल पेंडुलम, बराबर. अब कोनिकल पेंडुलम सिंपल है, जो हमारा नॉर्मल पेंडुलम होता है ये वही पेंडुलम है, बस फर्क क्या है, इसको ऐसे घुमाओगे, बराबर, तो ये जो है बॉब जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करेगा और जो स्ट्रिंग है ये कोन डिस्क्राइब करेगी. दिख रहा है आपको, ये कोन बना रहा है, बराबर. बस उसी तरीके से. सो द कोनिकल पेंडुलम इज द सिंपल पेंडुलम हुज बॉब डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स द कोन. बस ये ध्यान में रखना. तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये अगर मान लो ये आपकी स्ट्रिंग है ना, ये आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये वर्टिकल हाइट है, तो और अगर मान लो ये थीटा है, बराबर, ये थीटा है तो ये थीटा बन जाता है, बराबर. अगर मान लो मैं इस ट्रायंगल में cos थीटा लगाता हूं तो ये L cos थीटा बन जाता है. बाकी mg को बैलेंस करेगा टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स. सीधी सी बात है, एक पॉइंट मैंने पकड़ लिया, उस पॉइंट पे ये जो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू नो द रिजिड सपोर्ट यहां, बराबर. अब इसके दो कंपोनेंट किए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा, थीटे वाली साइड बनेगी टी नॉट कॉस थीटा और दूसरी बनेगी टी नॉट साइन थीटा. ये देगा सेंट्रीपिटल फोर्स और ये बैलेंस करेगा एमजी को. तो यहां पे आपको दो एक्सप्रेशन मिल जाते हैं. पहला टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ओके, और इसके ऊपर लिख देता हूं टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना. दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको याद है. आई होप दिस इज क्लियर, बराबर.
अब अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर आर की जगह मैं लेता हूं एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहां पे ओमेगा के हिसाब से मुझे कुछ चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा डिवाइड करूंगा, है ना। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या मिल जाता है मुझे, सपोज करो ये मुझे मिल जाता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू, देखो ये m और ये m कैंसिल हो जाता है, तो ये मुझे मिलता है r ओमेगा स्क्वायर अपॉन, या फिर इसको tan थीटा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको जो आंसर चाहिए वो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, बराबर। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स g साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, बराबर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, बराबर है। और अगर मान लो यहाँ पे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा जो भी है उसकी अगर हमने वैल्यू लगा दी, बराबर, तो फाइनली मुझे जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। है ना, ये फॉर्मूला मिलता है। उसी के साथ साथ मैं फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला ले सकता हूं। सीधी सी बात है, देखो इसको 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, जी जैसे का वैसा रखना। साइन थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन व्हाट, हाइपोटेनियस, है ना। तो अपोजिट क्या है ये आपका, दैट इज रेडियस आर। ठीक है, और इस आर को मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं, एंड दैट इज अपॉन व्हाट, कैपिटल एल। इज दैट ओके? सो दैट इज व्हाट वी गेट, वो आर आर यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और एल वहां पे बच जाता है। ठीक है, सो दैट इज योर फॉर्मूला फॉर द कोनिकल पेंडुलम। नेक्स्ट चलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ये हो गया हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, ये हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजेंटल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक बेसिक डिफरेंस है क्या, कि हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर पॉइंट पे सेम होती है ना। वैसे वर्टिकल में भी सेम होती है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्पीड को कहीं इफेक्ट नहीं करती इन द हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। लेकिन जब आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चलते हो, तो जब आप ऊपर जाते हो, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ऊपर जाते वक्त स्पीड कम हो जाती है, नीचे वक्त बढ़ती है, यानी ये ऐसा जाता है, ऐसा। समझ में आ गया? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का यहां पे देखते हैं कि सपोज करो एक पार्टिकल जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है लाइक दिस। नाउ टू जस्ट कंप्लीट वन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टेंशन एट ए विल बी जीरो। ऐसा क्यों, आप देखो, आप मान लो यहां पे एक पॉइंट है, यहां यहां से ऐसा फेंको, ये इधर जाएगा इधर आएगा, फिर से फेंको थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहां तक आएगा, फिर से फेंको थोड़ा सा ऊपर, यहां से बिल्कुल हल्के से ऐसे पार होगा, यहां पे जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाएगी, लेकिन आपका एक कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर कंप्लीटिंग जस्ट वन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टेंशन एट ए विल बी व्हाट, जीरो, बराबर। अब आप देख पाते हो यहां पे इस पॉइंट पे टेंशन और mg एक ही डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है, टेंशन और mg एक ही डायरेक्शन में है, और दोनों सेंटर की तरफ है, जो क्या देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। तो सीधी सी बात है, एट ए टेंशन
इज इक्वल टू 0, वो तो खैर पहले लिख दिया हूं मैंने, एट ए टी ए प्लस एम जी इज इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाई आर, बराबर। नाउ टी ए तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचता है, एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। नाउ दिस एम एम कैंसिल हो जाता है, v इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, अंडर रूट ऑफ आर जी। सो फॉर कंप्लीटिंग जस्ट वन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहाँ पे कितना वेलोसिटी चाहिए, अंडर रूट ऑफ आर जी, ये बात ध्यान में रखना। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगी। जैसे जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यह है कि देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन बी अप्लाइड ओवर हियर, है ना। यानी जो भी टोटल एनर्जी रहेगी, है ना, मैं अभी वेलोसिटी एट बी निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एट बी, है ना, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, बराबर। टोटल एनर्जी एट ए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, दैट इज इक्वल टू, ये कितना होगा, ठीक है। अब जब कभी भी पॉइंट ए पे है, तो यहां अगर मैं रेफरेंस पॉइंट 0 पकड़ू, यानी यहां पे हाइट 0 पकड़ू, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, 2r, वेर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। तो यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r, तो यहां से यहां तक कितना, 2r। फॉर्मूला क्या बनता है, एम जी एच, बराबर है पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दैट इज व्हाट, एम जी इंटू ट्वाइस आर, तो ट्वाइस एम जी आर कर देता हूं मैं यहाँ पे, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है, अंडर रूट ऑफ आर जी, तो ये हो जाएगा आर जी, है ना। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी एट बी, दैट इज हाफ एम वी बी स्क्वायर, प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमने बी पकड़ा था। तो ये देखो ये कितना हो जाता है तुम्हारा, 5/2 एम आर जी, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। नाउ दिस टू कैंसिल, एम एम कैंसिल, है ना। आपको फॉर्मूला मिलता है बेटा, वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5r g, है ना। यानी अगर मेन पॉइंट यानी हाईएस्ट पॉइंट पे आपको कितना देना पड़ेगा, रूट ऑफ आर जी, और लोएस्ट पॉइंट पे कितना देना पड़ेगा, रूट ऑफ 5r g, तब जाके ये क्या होगा, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। फाइन। इसी तरीके से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो और आपको मिल जाता है वेलोसिटी एट सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3r g, ठीक है। यानी बेसिकली ये वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ आर जी, ये दोनों पॉइंट पे मिलेगा। वेलोसिटी क्या है आपका, सी और डी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3r g, ओके। और यहां पे मिलेगा अंडर रूट ऑफ 5r g, दैट इज व्हाट वी बी, ठीक है।
मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग कहाँ रहेगी, यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली नीचे अप्लाई होगा, मिनिमम रहेगा यहाँ पे। तो जो टेंशन डिफरेंस होता है वो भी मैं यहाँ पे लिखवा दूं, दैट इज द टेंशन एट ए, सॉरी टेंशन एट बी minus tension at A, that is the tension difference between the highest and the lowest position is what, 6 mg। कितना, 6 mg। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। अगर डेरिवेशन भी बोलते हैं तो आप कुछ इस तरीके से उसको कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। ओके, चलो सामने चलेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज द एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। अब देखो, जैसा मास होता है इनर्शिया होता है फॉर लीनियर मोशन, है ना, जो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज को सामने ढकेलने जाए तो हमको वो अपोज करती है बिकॉज ऑफ इट्स मास। तो इन द सेम वे ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो रोटेशनल मोशन को घूमने के लिए अपोज करती है? सो दैट सेम क्वांटिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बराबर, यानी जिस तरीके से मास जो है ना, वो हमको अपोज करता है एक मोशन के लिए, उस तरीके से रोटेशनल मोशन में आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो क्या करेगा, अपोज करेगा फॉर द रोटेशनल मोशन। अभी उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो, सपोज करो एक बॉडी है जिसमें मैंने जिस बॉडी को मैंने डिवाइड किया n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो m1 m2 अप टू mn, एंड सपोज इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। बराबर, तो अगर ऐसा है तो मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी को हम यहां पे इक्वेट करेंगे। किसको इक्वेट करेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी को हम यहां पे इक्वेट करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेगी या फिर टोटल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी, ऐसे करते 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth बॉडी। बराबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी कितना होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरे का होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे हम, हाफ mn vn स्क्वायर। बोलने का मतलब यह है बेटा कि सबकी जो अलग अलग पार्टिकल्स है उनकी अलग अलग वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि वो अलग अलग डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। बराबर, अब देखो मुझे एक फॉर्मूला पता है, क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं पहले, काइनेटिक एनर्जी नेट, ये मैंने आपको बताया, सिंस v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, और जब कभी भी बॉडी घूमती है तो सब पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होती है सेम, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना सब पार्टिकल की। तो यही फॉर्मूला मैं यहां पे पुटअप करूंगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी नेट इज इक्वल टू हाफ m1, ओके, v1 बोले तो क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओके, बस उसी तरीके से प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर, नॉट ओमेगा n, इट्स ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सबको रहता है सेम। अब हाफ ओमेगा स्क्वायर में कॉमन निकाल लेता हूं यहां से, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी नेट इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस कहां तक, प्लस mn rn स्क्वायर तक। बराबर, अब काइनेटिक एनर्जी अगर मैं पूरे बॉडी की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, बराबर, ये दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ये ब्रैकेट को मैं हाल फिलहाल आई पकड़ लेता हूं। तो आप देखो ध्यान दो, हाफ से हाफ इक्वेट होगा,
वी स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर इक्वेट होगा, तो यहां जो लीनियर में मास होता है वहां पे होता है ये आई, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आई का फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर mn स्क्वायर, है ना। सो इट इज नथिंग बट व्हाट, द समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है, दैट इज व्हाट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, आई इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 अप टू n mi स्क्वायर। दिस इज व्हाट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर। ये हो गया, मान लो आपकी डिस्क्रीट बॉडी है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स है उसकी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट जो है वो दो तीन मास घूम रहे हैं, लाइक एक मास घूम रहा है ये, एक दूसरा घूम रहा है यहाँ पे, और एक तीसरा घूम रहा है यहाँ पे, ये तीनों इस एक्सिस के अराउंड घूम रहे हैं। सपोज इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और ये है। सपोज ये है आपका 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, और तीनों जो मास है वो कितना है, 1 kg। और मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि इन तीनों मास का या फिर इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, सो कैसा होगा, है ना क्वेश्चन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो यहां पे कैसे होगा, आई इज इक्वल्स फॉर्मूला m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। ओके, m1 कितना है, 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 इंटू 3 का स्क्वायर 9, बराबर। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 14 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सिस्टम। बस काम खत्म, ठीक है, इट इज दैट सिंपल। और अगर मान लो आपकी जो बॉडी है ना, वो थोड़ी सी अनइवन है, क्या बोलते, रेगुलर नहीं है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से बनता है, दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। यहां पे लिखने से अच्छा यही करा देता हूं मैं आपको। अगर छोटे छोटे मास को आप इंटीग्रेट करना चाहते हो तो फॉर्मूला आपका ये बनेगा, दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। ये भी एक फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो सामने चलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। व्हाट इज दिस रेडियस ऑफ गायरेशन, इट इज द distance it is the distance from axis of rotation up to the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated।
ठीक है, बोलने का मतलब क्या है मैं आपको समझा के बताता हूँ। सपोज करो ये है डिस्क, है ना, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ये जो होता है दैट इज आई इज इक्वल टू होता है mr²/2। m क्या है, मास ऑफ द डिस्क, और r क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क। तो ये यहां से ये हो गया क्या आपका r, और m जो हो गया ये क्या हो गया, मास। बराबर। अब ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बराबर, ये मुझे तब भी मिल सकता है जब मैं क्या करूंगा, ये पूरे डिस्क का जो मास है कहीं पे भी एक पॉइंट पे पकड़ लूं, सपोज मैंने यहां पे वो पकड़ लिया, तो ये मास है ना, ये m यहां पे मैंने रख दिया, और ये जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा एज दैट ऑफ दिस फॉर्मूला। बराबर। तो यहां पे कैसे होगा, हियर रेडियस ऑफ गायरेशन को k से डिनोट करते हैं, मैं यहां पे k लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, हियर जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा दैट इज mr²/2, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका mk²। बराबर। नाउ दिस m यहां पे कैंसिल हो जाता है, तो k बराबर क्या मिल जाता है मुझे, r/√2, नॉट रूट, है ना। यानी r/√2 डिस्टेंस पे अगर आपने ये पॉइंट रख दिया जहां पे पूरा मास आपने रख दिया, तो आपको सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। देखो मैं बताता हूं, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ये एक पॉइंट लेंगे, यहां पे रख दिया मैंने m, और ये जो डिस्टेंस है वो बन जाता है आपका r/√2, है ना। ये और ये सेम मिलेगा, दैट्स इट, दैट इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा हमारे 12th का। क्यों? क्योंकि सीईटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस ले लो या फिर डेरिवेशन बोर्ड के ले लो, आपको यही से पूछे जाते हैं, इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान में रखना है। फाइन, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या होती है ये चीज मैं आपको भी बताता हूं, कि अगर मान लो आपके पास एक बॉडी है ना, और उस बॉडी का सपोज करो सेंटर ऑफ मास यहां है, वहां से एक एक्सिस पास हो रही है, और सपोज करो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका आईसी। बराबर। ये वाली थ्योरम कोई भी किसी भी टाइप के बॉडी को एप्लीकेबल है, लेकिन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिर्फ प्लेन लैमिना को एप्लीकेबल है, यानी लैमिनर बॉडी को एप्लीकेबल है। तो सपोज करो ये है आईसी। अब अगर मान लो मुझे इस एक्सिस के अराउंड, है ना, जो कि एट ए डिस्टेंस, है ना, ये यहां से देखो, ये सी से एट ए डिस्टेंस h दूर है, पहले एक्सिस से एट ए डिस्टेंस h दूर है, और मुझे मान लो अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, है ना, दैट इज आई नॉट विल बी इज इक्वल टू व्हाट, आई सी प्लस mh², है ना। आई नॉट क्या है बेटा, इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस पूरे मास ऑफ द बॉडी प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। अब इसका जो प्रूफ है वो हमेशा आता है आपके एग्जाम में, और वो प्रूफ देखना बहुत जरूरी है। क्या है, कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना, ये यहां से मैं यहां पे एक डी पॉइंट पे, यानी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस, वहां से यानी ये सी डी ये डिस्टेंस पे मैं एक छोटा सा मास रख देता हूं यहां पे डीएम, है ना, और फिर बाद में मैं अपना वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला वहां पे लगा दूंगा कि मुझे जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है वो इसके अबाउट देखना पड़ेगा। बराबर। यानी पकड़ लो आप, मैं आपको बताता हूं क्या चीज है। पकड़ लो आपने क्या किया यहां पे, अभी ये तो अभी ये बात आपकी क्लियर हो गई है। ये देखने के लिए मैंने क्या किया, एक डीएम लिया, सॉरी एक स्मॉल एलिमेंट लिया उस पूरे बॉडी का, दैट इज डीएम, जो कि सीडी डिस्टेंस दूर है इस एक्सिस से, और ओडी डिस्टेंस दूर है इस एक्सिस से। समझ में आ रहा है, दैट इज व्हाट, यहां से कितना ओडी और यहां से कितना सीडी। अब मैं वही करता हूं, देखो
देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट कितना होगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, यार भी कितना हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर इंटू डी एम। ये दिख रहा है आपको, ओ डी स्क्वायर इंटू डी एम। अब ये ओ डी क्या है ना। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से एक परपेंडिकुलर लगाया और ये पूरी लाइन पे मैंने ज्वाइन कर दिया, तो आप ये देख सकते हो ये बन जाता है हाइपोटेनियस और ये दो बन जाती है उसकी साइड। सो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाता है, ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर इंटू वॉट, डी एम, है ना। ये देखो ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर इंटू वॉट, डी एम, बराबर। अब ये जो ओ एन है मैं उसको ऐसा ले सकता हूं क्या, ओ सी प्लस सी एन, बिल्कुल ले सकता हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, ओ सी प्लस सी एन का होल स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर इंटू वॉट, डी एम, बराबर। अब इसको मैं एक्सटेंड करूंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी एन, हो गया, ये एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस ये आ जाएगा आपका एन डी स्क्वायर इंटू वॉट, डी एम, बराबर। अब आप अच्छे से देखो, सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, क्योंकि वो भी वहां पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सी एन और एन डी के जगह सी डी लिख देता हूं मैं। ये देखो सी एन और एन डी के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं देखो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देयरफॉर आई इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ, ये ब्रैकेट कर देता हूं, दैट इज ओ सी स्क्वायर प्लस ये ओ सी स्क्वायर हो गया, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी एन, है ना। और ये आ जाएगा आपका डीएम, बराबर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इंटीग्रेशन से, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ओ सी स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर डी एम, है ना, सी डी स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, टू बाहर निकाल दूंगा इसको, ओ सी डॉट सी एन इंटू वॉट, डी एम, बराबर। अब आप अच्छे से देखो, ओ सी स्क्वायर यानी क्या है यहाँ पे, एच, ओ सी यानी क्या है, एच, तो मैं ओ सी की जगह एच लिख देता हूं, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी एम, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर डी एम, देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर डी एम यानी ये बन जाता है आई सी, है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला ही है, प्लस आई सी प्लस इसका जो भी इंटीग्रेशन आता है वो जीरो आ जाता है, इतना ध्यान में रखो, उससे डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है बस। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये देखो एच तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, एम एच स्क्वायर प्लस हो गया आपका आई सी, तो मिल गया हमको फॉर्मूला, है ना। ये बात ध्यान में रखना, दैट इज व्हाट द थ्योरम ऑफ योर पैरेलल एक्सिस, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एस स्क्वायर, आई नॉट, एक सेकेंड, ये आई नॉट है ना, ठीक है, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एस स्क्वायर। नेक्स्ट उसी लाइन में आता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ये क्या बोलता है कि अगर मैंने कोई भी एक प्लेन लैमिना ले लिया, उसको अगर एक मैं परपेंडिकुलर एक्सिस से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिनूं, तो दैट विल बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइज ऑन द प्लेन।
देखो मैं बताता हूँ, अगर मान लो मेरे पास ये प्लेन लैमिना है, यानी ये प्लेन लैमिना बोले तो पतली शीट, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इज इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। लेट मी टेल यू, दिस एंड दिस, ये दिख रहा है आपको, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना, और ये इसको ये परपेंडिकुलर है ना। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, दैट इज व्हाट योर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। वही लिखा है, आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। देयरफॉर आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये बात ध्यान में रखना। अब इसका प्रूफ जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्यों, मैं आपको हिंट देता हूं, ध्यान देना। ये देखना, इस एक्सिस से ये डिस्टेंस पे, सॉरी ये डिस्टेंस पे मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं, दैट इज डीएम, सेम अभी के जैसा, बराबर। अब ये जो डीएम है, बराबर है, डीएम इस एक्स एक्स इस वाई एक्सिस से सपोज करो एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस से वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम, बराबर। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक्स स्क्वायर डीएम। जब आप दोनों को ऐड करोगे, डीएम डीएम कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट दिस, दैट इज जेड स्क्वायर, एंड देयरफॉर दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई जेड। ये बात इस तरीके से आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहां पे फ्रॉम फिगर, वैसे तो होमवर्क ही देना चाहिए लेकिन स्टिल चलो बता देता हूं आपको, ठीक है। आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये दिख रहा है, अबाउट एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है, वाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, आई एक्स प्लस आई वाई करूंगा, तो ये क्या मिलेगा, देखो डीएम कॉमन निकाल लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डीएम निकल जाता है, बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, जेड स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, जेड स्क्वायर डीएम, तो ये आपको मिल जाता है आई जेड, बस दैट्स इट, खत्म, है ना। सो दैट इज व्हाट योर आई एक्स प्लस आई वाई। मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन आता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे, परपेंडिकुलर एक्सिस पे बहुत कम आता है, डेरिवेशन की बात कर रहा हूं। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो दोनों पे आती है, दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जैसा लीनियर मोमेंटम होता है वो कितना होता है हमारा, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, बराबर। तो एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट करते हैं और उसको हम लिखते हैं कितना, I इंटू ओमेगा। समझ में आ रहा है, कितना लिखते हैं हम, I इंटू ओमेगा, ओमेगा वेक्टर भी बोल सकता हूं, नॉट एन इशू। ये फॉर्मूला कैसे आया, बस उसके लिए डेरिवेशन है, सिंपल है। क्या करना है, कोई भी बॉडी ले लेना, ठीक है, बॉडी को एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की सोचना, ठीक है, और इस बॉडी को अलग अलग मासेस में डिवाइड कर देना। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज n, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया n। सो दिस इज योर m1, दिस इज योर m2 एंड दिस इज योर mn, जो कि डिस्टेंस है r1 पे, r2 पे, rn पे। समझ में आ गया, मैंने अलग अलग मासेस लिए, अप टू कब तक, अप टू mn तक, बराबर। और मुझे क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, बराबर। तो कैसे करूंगा मैं उसको, कैसे सॉल्व करूंगा उसको, बराबर। क्या करूंगा, हर एक पार्टिकल का मैं क्या लूंगा, वहां पे लीनियर मोमेंटम क्या होता है मैं वो दिखूंगा, बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू V1, बट दैट इज इक्वल टू m1 r1 ओमेगा,
बोलो हाँ या ना, ये समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। P1 इज इक्वल टू क्या, M1 इंटू V1, दैट इज इक्वल टू M1 R1 ओमेगा। यानी आप पकड़ के चलो, ये जो है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, सो दैट इज M1 R1 ओमेगा। तो जो भी एंगुलर मोमेंटम पहले पार्टिकल का होता है वो होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, है ना, यानी R जो है वहां पे ऑलरेडी लग जाएगा। या फिर अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो L1 जो है वो बन जाता है R1 इंटू P1। अब P1 कितना है, इतना, तो वो कितना बन जाएगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। उसी तरीके से बाकी के भी रहेंगे। तो जो भी नेट तुम्हारा मोमेंटम रहेगा, एंगुलर मोमेंटम रहेगा, ठीक है, ये L2 बन जाएगा R2 P2 and that is equals to M2 R2 square into omega up to that Ln. Therefore, L is equals to L1 plus L2 plus up to Ln, बराबर। So that is equals to M1 R1 square omega plus M2 R2 square omega प्लस कहाँ तक, प्लस Mn Rn square omega, that is what your L combine. So therefore L is equals to, देखो यहाँ से ओमेगा कॉमन निकलेगा और ये पूरा ब्रैकेट बन जाता है I। तो फाइनली आपको आंसर मिलता है क्या, L is equals to I इंटू ओमेगा। दैट इज इट, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, एंगुलर मोमेंटम। बस ऐसे ही है अभी, अभी बाकी के सामने के सारे डेरिवेशंस ऐसे ही है ना, कुछ यहाँ पे ऐसा भी बड़ी बात नहीं है। फाइन, नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में टॉर्क कितना होगा, ठीक है। तो मैंने एक बॉडी लिया, एक एक्सिस ली जिसके अबाउट वो बॉडी घूम रही है, बराबर। त्यानंतर काय केलं मी, त्याचं ॲक्सलरेशन, अँग्युलर ॲक्सलरेशन कॉन्स्टंट ठेवलं, बॉडीला M1 M2 अप टू Mn मध्ये डिवाइड केलं, जे की R1 R2 अप टू Rn पर्यंत ते डिस्टन्सवर आहे। पहिल्या पार्टिकलवर फोर्स F1 इज इक्वल्स टू M1 A1, अगदी त्याच प्रकारे M2 आणि Mn वर फोर्स ऍक्ट होणार आहे। आता नॉर्मली टॉर्कचा फॉर्म्युला काय होतो तुम्हाला माहिती आहे, टॉर्क इज इक्वल्स टू होतोय R क्रॉस F, बराबर। याला जर मी सॉल्व केलं तर R मॅग्निट्यूड मध्ये R, F म्हणजे काय, मास इंटू ॲक्सलरेशन, बरोबर। देअरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू R इंटू मास, लिनियर ॲक्सलरेशन आणि अँग्युलर ॲक्सलरेशन मध्ये R अल्फाचा रिलेशन असतं, म्हणजे A इज इक्वल्स टू व्हॉट, R इंटू अल्फा। तुम्ही इथे बघू शकता, इथे काय येणार आहे, M R इंटू अल्फा, हा काय येतोय, टॉर्कचा फॉर्म्युला येतोय। सपोज करा हा फर्स्ट पार्टिकलचा, तर M1 R1 स्क्वेअर अल्फा। अगदी त्याच प्रकारे टॉर्क 2 म्हणजे टॉर्क ऍक्ट ऑन द सेकंड पार्टिकल किती असणार आहे, M2 R2 स्क्वेअर अल्फा, ओके। कुठपर्यंत, टॉर्क n पर्यंत, दॅट इज इक्वल्स टू Mn Rn स्क्वेअर अल्फा। कळलं। आता सगळ्यांचं जो ही नेट टॉर्क असेल तो सगळ्यांचं ऍडिशन असेल। आता तुम्ही बघू शकता, ह्या सगळ्यांना ऍड केलं तर अल्फा कॉमन निघतो आणि त्या ब्रॅकेटमध्ये राहिलेला काय बनतो, I। सो देअरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हॉट, I अल्फा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हॉट, टॉर्क। बस एवढंच करायचं आहे, थोडंसं तुम्हाला तिथे लिहावं लागेल, बाकी त्याच्यामध्ये असं काही मोठा विषय नाही आहे, बरोबर। चला समोर चालू, कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम। आता कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम आपण बघितलंच आहे आतापर्यंत, बराबर। कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम काय म्हणतो, सो लॉंग ॲज द एक्सटर्नल टॉर्क ऍक्ट्स ऑन द बॉडी इज झिरो, अँग्युलर मोमेंटम इज कन्झर्व। ज्या प्रकारे बाहेरचा फोर्स जर कुठलाही ऍक्ट होणार नाही सिस्टमवर, तर त्या सिस्टमचं मोमेंटम कन्झर्व होतो। अगदी त्याच प्रकारे बाहेरचा कुठलाही टॉर्क जर ऍक्ट होणार नाही एखाद्या सिस्टमवर, तर त्याचा अँग्युलर मोमेंटम कन्झर्व होतो। कसं बघा, आपल्याला माहिती आहे L वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर होतो, बराबर। देअरफॉर dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू काय येणार, d बाय dt ऑफ R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, बरोबर। दॅट इज इक्वल्स टू
इथे कसं राहते, डी बाय डी टी ऑफ पी वेक्टर, आधी आर कॉन्स्टंट ठेवतात, प्लस मग नंतर पी कॉन्स्टंट ठेवतात, मग इथे लिहितात डी आर बाय डी टी. बराबर. त्याला सॉल्व्ह करायचं. देअरफॉर काय येणार तुमचं, डीएल बाय डी टी. हे डीएल बाय डी टी म्हणजे काय आहे, चेंज इन द अँग्युलर मोमेंटम. दॅट इज इक्वल्स टू आर जे आहे ते ठेवू आपण. मोमेंटम म्हणजे काय, मास इंटू वेलॉसिटी. तर आर आणि एम मी बाहेर काढतो, सो डी व्ही अपॉन डी टी ठेवतो इथे मी, डी व्ही अपॉन डी टी प्लस पी वेक्टर डी आर बाय डी टी म्हणजे काय, पी वेक्टर. आलं लक्षात मी काय सांगतोय है ना. हे काय, मास इंटू वेलॉसिटी, तर डी व्ही अपॉन डी टी प्लस पी वेक्टर इंटू व्हॉट, युअर व्ही वेक्टर. आलं का लक्षात मी काय सांगतो तुम्हाला. आता बघा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऍक्च्युली इथे मला असं वाटतं की डीपी वरच सॉल्व्ह केलेलं बरं राहील. ठीक आहे, काय डीपी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट व्हॉट, फोर्स. ओके, आणि प्लस हा काय आहे, पी. पी म्हणजे काय, मास इंटू वेलॉसिटी, आणि डी आर बाय डी टी म्हणजे काय, वेलॉसिटी. आता डॉट प्रोडक्ट दोघांचा काय राहणार, 0. तर फक्त मला काय मिळणार इथे, आर क्रॉस एफ है ना. व्हॉट इज दॅट, डी एल बाय डी टी. आर क्रॉस एफ म्हणजे तुम्हाला आताच सांगितलं, दॅट इज नथिंग बट टॉर्क. सो इफ टॉर्क इज इक्वल्स टू 0, देर विल बी नो चेंज इन द मोमेंटम, है ना. इथे लिहून घ्यायचं. सो इफ torque is 0, there will be no change in angular momentum. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट अँड द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज क्लास इज द रोलिंग मोशन. आता रोलिंग मोशन म्हणजे काय, एखादा ऑब्जेक्ट जो रोल करतो ना, तो एकाच वेळी दोन मोशन परफॉर्म करतो. एक ट्रान्सलेशनल पण करतो आणि एक रोटेशनल पण करतो. बघा तुम्हाला मी दाखवतोय करून. सपोज करा माझ्याकडे काय आहे, हा बॉल आहे बघा. ठीक आहे, आणि या बॉलला मी या सरफेसवर चालवतोय है ना. हे बघा, हे दिसतंय है ना. आता बघा, बॉल रोटेट पण होत आहे आणि समोर समोर पण जात आहे, हो की नाही, बरोबर आहे. बॉल काय होत आहे, रोटेट पण होत आहे आणि समोर पण जात आहे. म्हणजे एकाच वेळी तो दोन टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म करत आहे. पहिला ट्रान्सलेशनल आणि दुसरा रोटेशनल. बराबर. हियर बॉडी विल परफॉर्म rotational and ट्रान्सलेशनल मोशन. तर टोटल कायनेटिक एनर्जी काय होणार, देअरफॉर कायनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू कायनेटिक एनर्जी ट्रान्सलेशनल प्लस कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल. बराबर. देअरफॉर कायनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी किती होणार आहे, हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर प्लस हाफ एम व्ही स्क्वेअर. क्लिअर आहे. आयला आपण एम के स्क्वेअर सुद्धा लिहू शकतो. देअरफॉर देअर हाफ एम के स्क्वेअर, ओके, इंटू ओमेगा स्क्वेअर प्लस हाफ एम व्ही स्क्वेअर. इथपर्यंत कळलं. ते दोनही एम सारखेच आहेत. दोनही एम सारखेच आहेत, काही दोनही एम जे आहेत ते वेगळे नाही आहेत. बरोबर.
आता कन्फ्यूज व्हाल तुम्ही. बराबर. आता बघा दॅट इज इक्वल्स टू हाफ एम के स्क्वेअर, ओमेगा स्क्वेअरला मी व्ही स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर लिहू शकतो. ओके, प्लस हाफ एम व्ही स्क्वेअर. आता बघा हाफ एम व्ही स्क्वेअर मी कॉमन काढतो इथून, हाफ एम व्ही स्क्वेअर कॉमन काढतो इथून, मला काय मिळतंय के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर प्लस 1. तर हा फॉर्म्युला काय बेटा, टोटल कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे ऑफ अ रोलिंग बॉडी. फाईन. अगदी त्याच प्रकारे त्याच्या वेलोसिटीचा आणि ॲस्टरेशनचा हा फॉर्म्युला आहे. तुम्ही हे बघायचं आणि समोर जायचं. बाकी तुम्हाला काही इथे टेबल्स दिलेले आहेत जे बोर्ड पॉईंट ऑफ व्ह्यू खूप इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज इक्वेशन फॉर ट्रान्सलेशनल मोशन, दिस इज अनालॉगस इक्वेशन फॉर रोटेशनल मोशन. ठीक आहे. अगदी त्याच प्रकारे कुठल्या फिजिकल क्वांटिटीला काय सिम्बॉल आहे आणि त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, लिनियर दॅट इज ट्रान्सलेशनल आणि रोटेशनल दोघांमध्ये दिलं आणि त्याच्यामधला रिलेशन सुद्धा दिलं, जसं व्ही इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, अल्फा इज इक्वल्स टू ए आर, ह्या सगळ्या गोष्टी. फाईन. त्यानंतर वेगवेगळे ऑब्जेक्ट आणि त्याचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिलेले आहेत. आत्तापर्यंतच्या आधीचे सगळेच टेबल व्यवस्थित पाठ करायचे कारण ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्रश्न आला याच्यामध्ये तर तुम्हाला मी टिकमार्क करून देतो, ते तुम्हाला पाठ करायचं आहे. ठीक आहे. सो रिंग आणि हॉलो सिलेंडर करायचं आहे, थिन रिंग करायचं आहे, हे राहू द्या. मी इम्पॉर्टंट सांगतोय, असं नाही म्हणतो की बाकीचे येणार नाही, पण हे इम्पॉर्टंट आहेत, हे मॅक्सिमम टाइम येतात, 99% येतात हे. ठीक आहे. त्यानंतर हॉलो स्पियर आणि सॉलिड स्पियर. ठीक आहे. आणि एक रॉड. हा ठीक आहे, एवढे करा, दॅट विल बी मोर दॅन सफिशियंट. फाईन. सो मला असं वाटतं आपण ऑलमोस्ट सगळे कन्सेप्ट क्लिअर केलेले आहेत. त्याच्या बेसिसवर जेही एक्सरसाइजचे क्वेश्चन्स आहेत ते करण्याचा प्रयत्न करा, किंवा लास्ट इयरमध्ये सुद्धा मी काही क्वेश्चन्स टाकलेले आहेत, जसं तुम्ही सीईटीचे जरी क्वेश्चन केलेत है ना, तरी ते सफिशियंट आहे. बोर्डचं मॅरेथॉन तुम्ही बघू शकता. खैर आपल्या वेळी बोर्डचं मॅरेथॉन येणारच आहे, पण तेवढी वाट कशाला बघता, मागच्या वेळचं बोर्डचं मॅरेथॉन बघा, त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आणि क्वेश्चन्स घेतलेले आहेत. कन्सेप्ट तर क्लिअर झालेत, क्वेश्चन्स करून घ्या, दॅट विल बी मोर दॅन सफिशियंट. फाईन. जेही काही उरलेले आहे डेफिनेटली. सो दॅट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थँक यू सो मच. टेक केअर अँड बाय.